डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने चार्जेस के कंसेप्ट के बारे में बात किया था। आज मैं तुम लोगों को ग्रुप ऑफ चार्जेस की बात करूंगा, जिसमें कि दो चार्जेस को एक साथ ले लो। कि दो चार्जेस जब एक साथ लोगे तो इसका मतलब क्या होता है कि या तो वो अट्रैक्ट करेंगे या तो वो रिपेल करेंगे। अच्छा, यदि वो अट्रैक्ट करते हैं तो ऐसे चार्जेस को हम लोग अनलाइक चार्जेस कहेंगे। और यदि वो रिपेल करते हैं तो क्या हो जाएगा? लाइक चार्जेस हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। तो कैसे लाइक चार्जेस बनेंगे? तो वो उसके नेचर पे डिपेंड करता है। चार्जेस के नेचर पे डिपेंड करता है कि वो चार्ज का नेचर क्या है। तो यदि तुम देखो कि यदि हम लाइक चार्जेस की बात करते हैं तो लाइक चार्जेस का मतलब क्या होता है कि यदि Q1 इज ग्रेटर देन 0 एंड Q2 इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है? दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस हैं। और यदि सेकंड केस में आता है इसके Q1 इज लेस देन 0 एंड Q2 इज लेस देन 0, तो इसका मतलब कि ये भी दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं। पहले हमने तुमको क्या बताया? पॉजिटिव चार्जेस दोनों थे। अब क्या बताया? दोनों ही नेगेटिव चार्जेस हैं। तो यदि इनको एक साथ रखते हैं तो दे रिपेल ईच अदर। क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, दूर हो जाते हैं। यदि हम लोग अनलाइक चार्जेस की बात करते हैं तो अनलाइक चार्जेस क्या है? अपोजिट इन नेचर। अपोजिट इन नेचर का मतलब क्या है कि जब हमने एक चार्ज Q1 कंसीडर किया, वो ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव इन नेचर, लेस देन Q2 लेस देन 0, इसका मतलब नेगेटिव इन नेचर। तो यदि इन दोनों, यदि Q1 पॉजिटिव है Q2 नेगेटिव है, इसका मतलब कि दोनों की पोलैरिटी डिफरेंट है। जब पोलैरिटी डिफरेंट है तो इसका मतलब नेचर भी डिफरेंट है। तो इसका मतलब क्या है? अनलाइक चार्जेस। और अनलाइक चार्जेस क्या होंगे? अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे। तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो जब यार तुमको मैंने ये बता दिया कि चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं, चार्जेस रिपेल होते हैं, तो भाई रिपेल क्यों होते हैं, अट्रैक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि इनके बीच में फोर्स लगता है। और जो फोर्स लगता है वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस। तो 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में जो भी इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जब लगता है, इट इज एक्सप्लेन्ड बाय कूलम्स लॉ। तो व्हाट अबाउट कूलम्स लॉ? कूलम्स लॉ क्या कहता है कि 2 पॉइंट चार्जेस को आप स्पेस में रख दीजिए। मैंने क्या बोला? 2 पॉइंट चार्जेस को स्पेस में रख दीजिए। तो 2 पॉइंट चार्जेस को मैंने स्पेस में रख दिया। सपोज कि एक चार्ज मैंने Q1 ले लिया और दूसरा चार्ज मैंने Q2 ले लिया। यानी कंसीडर 2 चार्जेस, one is Q1 another is Q, either same in nature or opposite in nature. अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स लगते हैं, लेकिन हमको केवल फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करनी है, नेचर की नहीं कि अट्रैक्शन है कि क्या नाम से रिपल्शन है। हमने बस केवल क्या कहा कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, पहला चार्ज Q1 ले लो, दूसरा चार्ज Q2 ले लो, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, सपोज कर लो कि क्या है? R है। मैंने इनके बीच की डिस्टेंस है, सपोज कर ली R। When 2 charges, stationary point charges, point to be noted, stationary point charges are placed in a vacuum or air, the electrostatic force acting between the 2 stationary point charges is directly proportional to product of their charges.
व्हाट इज इट मीन्स कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस directly, number 1 point, directly proportional to product of magnitude of their charges. What does it means? F is proportional to Q1 into Q2. Magnitude of product of their charges है and inversely proportional to, what about inversely proportional to 1 upon R square? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द मैनी जो बीच की डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब का प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि यदि हम ये कहते हैं कि दो पैरामीटर ले लो, एक ए और एक बी, डायरेक्टली का मतलब क्या होता है, यदि बी बढ़ेगा तो ए बढ़ेगा, इफ बी डिक्रीजेस तो ए डिक्रीजेस। बट इनवर्सली में क्या होता है कि इफ ए इज इंक्रीजेस तो करस्पॉन्डिंगली बी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मीन्स क्या कि बी इंक्रीज करेगा तो ए क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्टली का मतलब ये होता है यदि चार्जेस के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट इंक्रीज करता है तो दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो इंक्रीज करेगा। डिस्टेंस को आप बढ़ा दीजिए, डिस्टेंस को आप कम कर दीजिए, यदि बढ़ाते हैं डिस्टेंस तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डिस्टेंस को कम कर देंगे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने क्या किया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, equating both the equation, then we can get F is proportional to Q1 Q2 upon R square. When we are eliminating proportionality constant, ठीक है ना, proportional sign, if you eliminate the proportional sign we get a constant and this is the Coulomb's constant, that is K Q1 Q2 by R square. What about K? Its numerical value 9.0 into 10 to the power 9 Newton meter square per Coulomb square. And K must be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी कहते हैं, कूलम्स कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, दैट मस्ट बी इक्वल टू 1 upon 4 pi epsilon naught. What about epsilon naught? That is the permittivity of free space. Epsilon naught क्या है, permittivity of free space. Its numerical value 8.85 into 10 to the power minus 12. पॉइंट में नोटेड 8.85 into 10 to the power minus 12। अब इसकी यूनिट कैसे निकालोगे, यूनिट निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हमने ये लिखा कि F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square। देखो मैं तुमको यूनिट निकाल के दिखा रहा हूं, क्यों, क्योंकि यूनिट तुमको निकाल के दिखा देंगे तुमको क्लियर हो जाएगा कि इसकी यूनिट भी कैसे लिखी जाती है। तो इसकी यूनिट निकालने का क्या तरीका है, हमने लिखा है एप्सिलॉन नॉट दैट इज Q1 Q2 अपॉन F इंटू R स्क्वायर। जब Q1 Q2 अपॉन F इंटू R स्क्वायर होगा तो इसका मतलब कूलम स्क्वायर तो ऊपर हो गया पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब इसकी यूनिट क्या हुई, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन। यूनिट के साथ साथ हम लोग को डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकालना पड़ता है। अब यहां पे चक्कर फंस गया, डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत साल हो गए होंगे तुम लोगों को पढ़े हुए, एक साल तो कम्प्लीटली डायमेंशन बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि वो उसको बार बार उसको यूज नहीं करते हैं, और यदि डायमेंशन अभी आपको क्लियर नहीं होगी तो फिर आपको बड़ी दिक्कत होती है।
तो इसकी डायमेंशन कैसे निकालोगे? तो हाउ टू फाइंड यू डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट? तो एप्सिलॉन नॉट की जो डायमेंशन होगी, इसका मतलब पहले तुम यहां इसकी यूनिट लिखते हैं जो हमने निकाली है। क्या निकाली? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हमको यदि यहां पर इसका डायमेंशन को निकालना है, तो डायमेंशन निकालने के लिए करते क्या है, हमको इसमें जो मेन फंडामेंटल है उसकी हम लोग डायमेंशन को देखेंगे। तो फंडामेंटल की डायमेंशन को देखने के लिए बेटा देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमने इसकी जो यूनिट लिखी है सीधे यूनिट से ही निकाल देंगे। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कूलम, अब देखो कूलम की डायमेंशन, कूलम की डायमेंशन क्या होगी? ये हो गया ए टी पावर 2 लगा दो, न्यूटन है एम एल टी माइनस 2 पावर क्या लगा दो? माइनस लगा दो। और ये क्या? मीटर स्क्वायर, इट मींस एल पावर क्या लगा दो? माइनस 2। अब इसको देखो, हाउ टू सिंप्लीफाई यू। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर एम माइनस 1 एल माइनस 1 टी स्क्वायर एल माइनस 2। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि ऑर्डर में लिख लेते हैं। ऑर्डर में जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? m माइनस 1। अब देखो l के ऊपर देखो क्या है, माइनस 1 माइनस 2 तो माइनस 3 हो गया। अब t पे आ जाओ, t यहां पे 2 है, यहां पर भी क्या है? 2 है, तो क्या हो जाएगा? t टू दी पावर 4 हो जाएगा। और यहां पे क्या है? a स्क्वायर, तो इसको लिख दो a स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या हो गई? m माइनस 1 l माइनस 3 t टू दी पावर 4 a स्क्वायर, दैट इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इतना क्लियर हुआ? तो एक बार फिर से देख लो, जैसे कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट, when two stationary point charges are placed in a vacuum or air, the electrostatic force acting between the 2 point charges is directly proportional to product of magnitude of their charges and inversely proportional to the square of distance between them. तो it means क्या हुआ कि product of their charges, so F is directly proportional to magnitude of product of their charges, that is Q1 into Q2, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो F इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। हमने दोनों इक्वेशन को क्या किया? इक्वेट किया। इक्वेट करने पे क्या लिखा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 into Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट, अब देखो जब हमने क्या नाम से इसको हमने क्या लिखा कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर, तो हमने ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाया, प्रोपोर्शनलिटी को हटाया। When we eliminate this constant, we get a constant, that is the Coulomb's constant. Coulomb's constant, that is K. Its numerical value 9.0 10 to the power 9 Newton meter square per Coulomb square. Or K stands for 1/4 pi epsilon naught, and epsilon naught क्या है? That is the permittivity of free space. Its numerical value क्या है? 8.85 into 10 to the power -12 Coulomb square per Newton per meter square. इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अब इसके आगे हम लोग बाद में, इसके आगे जो हम लोग डिस्कस करते हैं उसके लिए हम तुमको बताएंगे क्या कि कूलम्स लॉ का एप्लीकेशन क्या है। कूलम्स लॉ केवल जो है बेटा इसकी क्या नाम से लिमिटेशन है, ये क्या है? स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के लिए ही केवल होल्ड करेगा, बाकी जैसे चार्जेस मोशन में होंगे तो वो फिर काम नहीं करेगा। इसका मतलब क्या होता है कि दोनों चार्जेस आर रिलेटिवली इन रेस्ट। चार्जेस कैसे होने चाहिए? रेस्ट में ही होने चाहिए, तभी कूलम्स लॉ फॉलो करता है। याद करो, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, सपोज दैट इज द न्यूक्लियस, इसमें क्या है? प्रोटॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। जब ये रिवॉल्व करता है तो सर्कुलर पाथ पर घूमता है, रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ। इस सर्कुलर पाथ का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच जो डिस्टेंस है वो क्या है? कांस्टेंट बनी है।
और जब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के जो बीच के डिस्टेंस कांस्टेंट है, इट मींस कि बोथ आर इन रिलेटिवली इन रेस्ट। दोनों क्या है? रेस्ट में है। इसलिए कूलम्स लॉ क्या करेगा? होल्ड करेगा, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन मोशन में है और न्यूक्लियस क्या है? वो रेस्ट में है। अब न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस लगातार कांस्टेंट है, कंटिन्यूअसली कांस्टेंट व्हेन इलेक्ट्रॉन इज इन मोशन। तो जब मोशन में है तो भी यार कूलम्स लॉ काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के रिलेटिवली इन रेस्ट हैं, इसीलिए कूलम्स लॉ फॉलो कर रहा है। अब मैं तुमको कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करूंगा। तो अब फर्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करने चलते। क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम 5.3 into 10 to the power minus 11 meter. Calculate the electric force acting between them. और देखो बेटा इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है? कंपेयर दिस फोर्स विद ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या है? दो पार्ट में है। सबसे पहले तो आप क्या करिए कि एक हम इसको कैसे करते हैं कि तुमको एक सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि पहला क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन के लिए तुमको पूरा प्रॉपर तुमको बताएंगे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो क्या क्या चीजें गिवन है। अब देखो इसमें न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन। तो देखो भाई न्यूक्लियस में प्रोटॉन है तो प्रोटॉन पे चार्ज, सपोज करो कि इसका जो प्रोटॉन पे चार्ज है वो तुम्हारा क्या होता है? 1.6 into 10 to the power minus 19 पॉजिटिव इन नेचर। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो इस पर भी चार्ज का मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहता है, लेकिन ये क्या होता है? अपोजिट इन नेचर, यानी माइनस चार्ज होगा। इनके जो बीच की डिस्टेंस है दैट इज आर 5.3 into 10 to the power minus 11 मीटर। अब जो हमको इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है तो इलेक्ट्रिक फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए कि हमने क्या लिखा? F इज इक्वल टू कूलम्स कांस्टेंट, वैल्यू कितनी है? 9.0 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो Q1 क्या है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन में क्या रखोगे? आर स्क्वायर। इट मीन्स 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 का स्क्वायर कर लो। जब तुम ऐसा कर लेते हो, अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए? तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि पावर्स को अलग कर लो और क्या नाम से न्यूमेरल्स को आप अलग सॉल्व कर लो। तो अब करते कैसे हैं? 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर, इसको देखो बेटा 9 है तो पावर क्या करते हैं? मल्टीप्लीकेशन में ऐड कर देते हैं। तो ये जगह 9 माइनस 19 अपॉन में क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे तो 5.3 इंटू 5.3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 22। अब जब करते गए कि न्यूमरल्स को अलग, पावर्स को अलग। अब देखो यहां पर क्या है? 10 टू दी पावर ये है और 10 टू दी पावर ये है कि पावर क्या होती है? सब्सट्रैक्ट हो जाती है डिवीजन में। दी बेस इक्वल है, पावर सब्सट्रैक्ट करेंगे। जब सब्सट्रैक्ट करती हैं तो ये तुम्हारा हो जाएगा 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर। अब इसको देखो क्या है? 9 माइनस 19 और ये जगह प्लस का 22। अब इसको देखो यहां पर देखो पावर को तुमको अलग कर लेना है और यहां पर क्या हो गया? 5.3 इंटू 5.3। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो बहुत ही इजी वे है, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। 11th क्लास में हो से 12th क्लास में आए हो, सॉल्व करना बहुत आसान है। 1.6 16 का स्क्वायर तुमको पता ही है, 9 मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको देखो, ये तो हमारा इतना न्यूटन फोर्स आ जाएगा। अब इसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है पूरा आंसर को कैलकुलेट कर सकते हो और कैलकुलेट करना ही तुम्हारा काम है। और जब कैलकुलेट करोगे तो ये प्रोसेस जो मैंने तुमको बताया है इसको फॉलो करते हो तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं करोगे तो न्यूमेरिकल स्किल तुम्हारी डेवलप नहीं होगी, न्यूमेरिकल पोर्शन वीक हो जाएगा। इसलिए सबसे पहला काम है कि यहां तक मैंने लेके आया, इसके बाद का काम तुम खुद करोगे।
अब इस क्वेश्चन में देखो सेकंड पार्ट कहता है कंपेयर दिस फोर्स विद ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को कंपेयर करना है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि भाई देखो तुमने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्जेस तुमको मैंने बता ही दिए थे, Q1 is equal to Q2 is equal to Q, that must be equal to 1.6 into 10 to the power minus 19। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, नेचर की बात नहीं कर रहा हूं। और मास ऑफ क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, और ये होता है 1.67 into 10 to the power minus 27 kg। अब यदि हम दोनों फोर्सेस को कंपेयर करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, Fg, ये क्या होता है 6.67 into 10 to the power minus 11 into हो जाएगा mp into me अपॉन क्या हो जाएगा r स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फोर्स तुमको मैंने बताया था कि Fe 9 into 10 to the power क्या हो गया 9 into चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों क्योंकि दोनों ही चार्ज बराबर, इसका मतलब क्या हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। अब दोनों कर दो बेटा डिवाइड, जब तुम डिवाइड करोगे तो वही r स्क्वायर से r स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो Fg इज इक्वल टू Fg अपॉन Fe हो जाएगा 6.67 into 10 to the power minus 11, और मास ऑफ प्रोटॉन अभी इसको ऐसे रखा रहने दो, वैल्यू बाद में रखेंगे, अपॉन में 9 into 10 to the power 9, और ये जो Q स्क्वायर है इस Q स्क्वायर को ऐसे रखा। इसका मतलब क्या हुआ कि दैट इज द, अब कंपेयर कैसे होगा कि Fg इज इक्वल टू 6.67 10 to the power minus 11 अपॉन 9 into 10 to the power 9, ये हो जाएगा mp into me अपॉन Q स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा F। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, सपोज करो कि इस पूरे को हम क्या माने, सपोज टू बी x, इतनी न्यूमेरिकल वैल्यूज को क्या मान लिया जाए x। तो इसका मतलब जब इसको मैंने x मान लिया तो अब क्या होगा, ध्यान से देखना बेटा, जब मैंने इस पूरी चीज को x सपोज किया तो Fg इज इक्वल टू x टाइम्स ऑफ Fe। इट मींस कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा इतनी न्यूमेरिकल वैल्यू के Fe टाइम्स होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन इज x टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इस ये जो कितना आसान है। अब आप देखो यार, इसको कैलकुलेट करना ये तुम्हारा काम है, क्योंकि कैलकुलेट करने में टाइम लॉस होता है। इसको आप घर में बैठ करके सॉल्व कर सकते हो। भाई देखो मैंने इसी सबसे पहले लिख दिया कि Q1 क्या है, Q2 क्या है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, इसलिए मैंने इसको Q सपोज कर लिया। इसका 1.6 into 10⁻⁹ देखो मैंने इसकी यूनिट नहीं लिखी थी, लेकिन जब आप लिखोगे तो इसकी यूनिट के साथ लिखोगे कूलम, मार्क्स कट जाते हैं। तो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इनके मासेस पता ही है। हमने Fg निकाल लिया ग्रेविटेशनल फोर्स, हमने इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल लिया, दोनों को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पे हमने ये कहा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इतनी न्यूमेरिकल वैल्यू के, यानी कि x टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा x टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि न्यूमेरिकल, सर आपने एक न्यूमेरिकल इस पे करा दिया, लेकिन बेटा ये बताओ कि जब 2 पॉइंट चार्जेस हैं तो ये जरूरी तो नहीं है कि स्पेसर में रहें, मीडियम में भी रह सकते हैं। और जब मीडियम में रहेंगे तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि किसी मीडियम की जब बात करते हैं तो उसके लिए कूलम्स लॉ को और आगे की ओर थ्योरी को प्रोसीड करते हैं।